जी, हम बात कर रहे हैं केजरीवाल के 30 दिनों की सरकार, 30 दिनों में उन्होंने क्या किया, दावे जो किए, दावों की हकीकत को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता रमन मलिक साहब मौजूद हैं। वो कह रहे थे कि ना तो उन्होंने पानी का दाम घटाया, ना बिजली की टैरिफ उन्होंने घटाया, बल्कि अगर आप खपत करेंगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। उन्होंने कहा पहले से भी विधायकों को लाल बत्ती लगाने की कोई इजाज़त थी नहीं, इसलिए वो संस्कार और संस्कृति खत्म होने की कोई बात ही नहीं है। तीसरी बात वो कहते हैं कि उन्होंने सीएजी ऑडिट पावर कंपनी के खिलाफ उसको ऑर्डर किया। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। लेकिन जी, ये भी न्यायालय में विचाराधीन है कि वो ऑडिट करके रिपोर्ट को क्या सार्वजनिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और क्या करना है नहीं करना वो न्यायालय के अधीन है। अभी सीएजी को ऑडिट करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट बोल चुकी है, लेकिन न्यायालय की मोहर अभी बाकी है। चलिए, चौथी बात है कि उन्होंने कहा एनसीआर में उन्होंने 5500 ऑटो रिक्शा वाले को परमिट दिया। बिल्कुल दिया होगा जी, 5500 ऑटो रिक्शा वालों को, जो कि एक महीने में आप एक अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो कहते हैं तो 15 दिन लगते हैं। यहाँ तो हमने परमिट 5500 गाड़ियों को ऑटो रिक्शा वाले को बिल्कुल दिया होगा। मैं उनकी स्टेटमेंट आपको याद दिलाऊं कि उन्होंने बोला एक समुदाय को ही दिया जाएगा जी, एक पर्टिकुलर समुदाय को दिया जाएगा। आपको मैं लेकिन अगर उन्होंने दिया भी तो इसमें भी देखने की बात यह है कि किनको दिया, कैसे दिया, वो तो अब 1 महीना हुआ है, टाइम लग जाएगा, पता लग जाएगा। पूरी बातें कहते हैं कि हमने ज्यादा नाइट शेल्टर्स बनाए हैं, तभी न्यायालय ने उनको ऊपर टिप्पणी करी कि मौतें कैसे हो गई। एफडीआई पे उन्होंने डिसीजन को रिवर्स किया है। एफडीआई को करप्शन को रोकने के लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है। ये करप्शन, मैं आता हूं इस पे जी। जो एफडीआई की आप बात कर रहे हैं, वो बीजेपी ने बहुत पहले से ही धरना कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, तो अगर उन्होंने भी वो स्टैंड लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। नहीं, आप देखिए 30 दिनों की बात है भाई, आप 1 लाख, एक मिनट, जो ये कॉल हेल्प सेंटर का है जी, मेरे को कहीं पे इस कॉल सेंटर के सारे प्रकरण में या तो झूठ और या करप्शन की बू आती है। उसकी वजह यह है कि टेक्निकली ये जितने क्लेम करे गए हैं कि 7 घंटे में 4000 कॉल हुई और वो हुआ, ये मैंने चेक करवाया है। मैं बहुत सारे प्रोफेशनल से जो कि कॉल सेंटर ऑपरेटर्स हैं, और उन्होंने ये बोला है कि ऐसी व्यवस्था को चलाने के लिए कोई 150 कॉल सेंटर एजेंट्स और 115 लाइन चाहिए अगर 4000 वाला क्लेम मानूं, और अगर 23000 वाले क्लेम मानता हूं इनका 36 घंटे में, तो उसके लिए इन्हें 177 कॉल एजेंट्स और 155 कॉल सेंटर की लाइंस चाहिए। और उस फैसिलिटी को बनाना और चलाना, उसकी सच्चाइयां बहुत बड़ा सवाल है, जो दिल्ली सरकार को आते हुए टाइम में सबूत के साथ पेश करना पड़ेगा। चलिए, धर्मानी जी, कई सारे और भी हैं। उन्होंने गिनाया है कि देखिए 1 लाख रुपया हमने हर स्कूल को फंडिंग के नाम पे, गवर्नमेंट स्कूल को हमने ये किया है, जहां पर कि खास करके उन्होंने कहा है कि बेसिक कम्युनिटी स्कूल में उसको मैप करने के लिए 1000 स्कूल्स को चेक किया गया है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि जो टैंकर माफिया है उनके खिलाफ हमने कदम उठाया है। हमने अपॉइंटमेंट एकेडमिशियन, जो एकेडमिक्स के लोग हैं, वो जो गवर्निंग बॉडी है कॉलेज के, वहाँ एकेडमिक के लोग नहीं थे, वहाँ पे हमने उस प्रोसेस की, उस प्रक्रिया को हमने शुरुआत की है। हम वो कहते हैं कि हमने एक कमेटी सेटअप किया है, जिस कमेटी का काम है कि महिला सुरक्षा के बारे में पूरी चीजों को अध्ययन करके उसके लिए हमने कमेटी सेटअप किया है। और जन लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने एक कहा कि उसके लिए भी वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 30 दिन के कामकाज को देखें तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो दावे हैं कुछ हकीकत है, या कुछ फिर जो बात उपेंद्र जी कह रहे हैं कि रास्ते ही वो मकसद ही नहीं है, वो उनकी जो प्राथमिकता थी चुनाव से पहले वो है नहीं। देखिए दिलीप जी, मुझे लगता है कि जो आपने बात बहुत लंबी प्रश्न में ही कह दी, लगता है कि जो उनके दावे हैं वो उनको प्रचारित करने के लिए, जहां पर उन लोगों ने, अभी आपने अगर गणतंत्र दिवस का उनका व्याख्यान सुना हो, भाषण सुना हो, तो उसमें जिस प्रकार का उनका एक लाइन था, वो नजर आता था कि वो अब संविधान है या जो भी चीजें उनको उनकी
समस्या सबसे बड़ी ये है कि वो अपने एजेंडे को ठीक मानते हैं और दूसरे को सबको वो बिल्कुल गलत मानते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। जो वादे आपने गिनवाए हैं, जो उन्होंने दावे किए हैं जी, मैं उनके लिए अगर आपको एक शब्द कहूं कि ये सब के सब दावे पहले घोषणा पत्र में थे कि हम ये करेंगे, अब वो ये दावे कर रहे हैं कि हमने कर दिए हैं, जबकि धरातल में जो कुछ है वो आपके सामने है। मुझे लगता है उपेंद्र भाई ने भी कहा और मलिक जी ने भी कहा कि किस प्रकार उन्होंने, जो सबसे पहला उनका वादा था वो था भ्रष्टाचार, और शीला दीक्षित, चौहान साहब, राजकुमार चौहान, उनके खिलाफ अब वो सबूत मांग रहे हैं। जिसके खिलाफ वो बोलते रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन्हीं के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। उनके अपने दल के एक जो सबसे सीनियर साथी हैं बिन्नी, जिनका उन्होंने बहुत ज्यादा गुणगान किया कैंपेन के दौरान, वो आज धरना देने के लिए तैयार हुए थे उनके खिलाफ। उनको पार्टी से निकालना पड़ गया उनको। मुझे ये लगता है जिस प्रकार उन्होंने अपना कानून मंत्री उसको बचाने के लिए उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं न्यायालय का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन न्यायालय इस मामले में गलत है। यानी कि केजरीवाल ने जो कह दिया वही ठीक है, बाकी सब गलत है। ये जो एक प्रक्रिया, आप धरने पर बैठ गए मुख्यमंत्री, धरने पर बैठने के बाद उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, फिर अपने आप को एनार्किस्ट गणतंत्र दिवस के अवसर पर कहें कि हां मैं हूं, और उसके लिए फिर उसको घुमाने की कोशिश करें। मीडिया पर आक्षेप शुरू कर दिया उन्होंने लगाना कि मीडिया, उनके तो मंत्री ने कहा कि मोदी ने कितना पैसा दिया तुम्हें मेरे को बदनाम करने के लिए। ये जो सारी घटनाक्रम है उनके व्यवहार में, उनके नेताओं के व्यवहार में, उनके मंत्रियों के व्यवहार में, ये प्रकट करता है कि वो जो दावे करते रहे हैं वो दावे वो पूरे करने में पूरी तरह से अभी तक अक्षम रहे हैं और वो कामयाब नहीं हो पा रहे। इसी कारण अब उन्होंने पलटवार शुरू किया है। जो पहले उन्होंने आंदोलन, लोगों के सेंटीमेंट को उभार कर उसके खिलाफ सड़कों पर उतरने का जो एक उनको लगा चस्का, वो अब सत्ता में आने के बाद भी उसको छोड़ नहीं पा रहे। जी पुष्पित, उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत की थी अनशन और धरना से, और अब उनके खिलाफ अनशन और धरना ही शुरुआत उसकी हो चुकी है 30 दिनों के बाद। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति जो बनी है, ये स्थिति आगे भविष्य की जो चूंकि देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में बड़े बड़े दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, इरादे नेक थे, इस बात की चर्चा हुई, लेकिन जो चीजें दिख रही है आज धरातल पे, अब उनके पार्टी के नेता अनशन करने बैठ रहे हैं। कुल मिला के ये रास्ता जा किधर रहा है इस वक्त? केजरीवाल किस रास्ते पे? दिलीप, छोटी सी बैकग्राउंड में देना चाहता हूं। आपने कई सारे अचीवमेंट पूछे और मेरे साथियों ने बताया भी कि उन्होंने बिजली कम कर दी, पानी कम कर दिया, क्या वादे थे, मैं उस पर नहीं जा रहा। इस पूरे 30 दिन में आप पार्टी ने क्या किया है उसका अगर मैं इस तरीके से देखूं, 30 दिन में दिल्ली की सरकार ने क्या किया है? दिल्ली की सरकार ने क्या किया है? 28 मेंबर चुन के आए थे इनके असेंबली में से जी। इस 30 दिन में 28 से उन्होंने 27 कर लिया है, और अपना ही आदमी इनके खिलाफ धरना दे रहा है, उसको निकालना पड़ा। पुलिस से और केजरीवाल सरकार आमने सामने हुए। केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को 3 पुलिस वालों को छुट्टी पे भेजने के लिए 24 घंटे का नाटक करना पड़ा। इस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने भाषण में इस अनार्किस्ट राजनीति के खिलाफ बोलना पड़ा। इस दिल्ली सरकार के 2 मंत्री संविधान का उल्लंघन, धारा 144 का उल्लंघन, कई चीजों के मामले में जिस तरीके से उन्होंने रोक लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की मामला है। हाई कोर्ट ने उसको फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस धरने के बारे में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से पूछा है, और 24 घंटे में 45 शेल्टर हाउस बनाने की बात करने वाली दिल्ली सरकार, गरीब और आम आदमी के लिए दिन बार रोने वाली सरकार के इस 30 दिन में 187 लोग सड़कों पर, पार्कों में मरे हुए पाए गए हैं। उसके लिए केजरीवाल ने न कोई धरना दिया है, न प्रदर्शन किया है, न केंद्र से बातचीत की है। भाषा के स्तर पे जो आप पार्टी कहती थी हम आम आदमी के लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम बड़े लोग नहीं हैं, हम तो सीधी सादी बात करते हैं, उनकी भाषा के जो एरोगेंस है उसमें वो कहते हैं ये शिंदे मुझे बताएगा कि मैं कहां बैठूंगा, शिंदे को मुझे बताएगा कि मैं कहां बैठना चाहिए, ये शिंदे कौन होता है। ये भाषा, ये तमाम सारे विचारों के बाद मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले 30 दिन के इनके कार्यकलापों के बाद मीडिया के ऊपर हमला, मीडिया के ऊपर पैसे लेकर के किसी पार्टी को आगे बढ़ाने का मामला, मीडिया के मालिकों का पॉलिटिकल पार्टी से सांठगांठ होने का दावा, उसके बाद भी
अब स्थिति यह है कि आप पार्टी जो गुजरात में मोदी को हराने पहुंच रही थी, जो कुमार विश्वास अमेठी में जाकर के चुनाव राहुल गांधी को हरा रहे थे, वो मुहर्रम के ऊपर की गई अपनी टिप्पणी के सिलसिले में दिन रात माफी मांग रहे हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि इस 30 दिन में जो प्राप्त इन्होंने किया है वो ये कि जिस पार्टी के बड़े तेजी से कदम बढ़ रहे थे और लग रहा था कि इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का वो मंसूबा आप पार्टी को आगे करके नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश थी, आज स्थिति यह है कि इसका सदस्यता अभियान थम गया है। उसमें लोग धीरे कम जा रहे हैं, चंदे का देनदारी लोगों ने कम कर दी है। मैं समझता हूं ये केजरीवाल और केजरीवाल की जो टीम के लोग हैं, इन्होंने 30 दिन में सत्ता में आने के बाद उस पूरे एक सपने को, उस पूरे एक विचार को, जिसको बहुत सारे लोगों ने यह सोच के आगे बढ़ाया था कि शायद इस सड़ी गली राजनीति में से ये कुछ नई बात करेंगे, मैं समझता हूं कि इन्होंने 30 दिन में 30 साल पुरानी और 150 साल पुरानी राजनीतिक पार्टियों को उस गंदी राजनीति में पीछे छोड़ दिया है। यह अचीवमेंट मैं मानता हूं इनका 30 दिन में। जी, गोपाल राय आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो क्या कहते नजर आ रहे हैं वो आपको हम सुनाते हैं। सरकार के 1 महीने के जितने कामकाज हैं उसको लेकर के सरकार की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मुख्यमंत्री जी उन सारे 1 महीने के कामकाज का डाटा सबके सामने रखेंगे। जहां तक हम लोगों के पास अनुमान है कि दिल्ली के साथ अन्य भी राज्यों में चुनाव हुए थे और उन राज्यों में भी सरकार दिल्ली से पहले बनी थी। जितनी सरकारें बनी है दिल्ली चुनाव के बाद, उन सरकारों के कामकाज और दिल्ली के कामकाज का जब कल आंकड़ा आएगा तो जरूर आप एक बार तुलना करना, और उसमें अगर डबल का अंदाजा ना निकले तब फिर हम लोग अगली तीसरी जरूर बात करें। और हर्षवर्धन साहब हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उन्होंने क्या कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को एक खुले पत्र के माध्यम से यहां 12 बजे आकर दोबारा से अपनी मांग को दोहराया था, जिसमें हमने उनसे अपने कानून मंत्री को बर्खास्त करने के लिए निवेदन किया। उसके साथ साथ दिल्ली से जुड़े अत्यंत संवेदनशील विषयों को इस खुले पत्र के माध्यम से उनके बीच में रखा। उन्होंने क्योंकि कहा था कि मुझे सोचने का समय दीजिए, 2 घंटे तक भी उन्होंने इस संदर्भ में कोई फैसला नहीं किया, कोई घोषणा नहीं की, अभी तक अपने मर्यादाओं को तोड़ने वाले अमर्यादित मंत्री को बर्खास्त नहीं किया। हम हमारे अगले स्टेप के लिए बढ़ेंगे। जैसा हमने पहले कहा, हमारा ये विधायक दल हमारी पार्टी के साथ लगातार अपनी इस मांग को लेकर आंदोलन करता रहेगा। हम आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली के उपराज्यपाल से लेकर और भारत के राष्ट्रपति तक जाएंगे। जितने भी प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके हैं संविधान के तहत बिना कानून का उल्लंघन किए, उन सब तरीकों का इस्तेमाल करके हम इस सरकार को मजबूर करेंगे अपने कानून मंत्री को बर्खास्त करने के लिए। और बात सिर्फ भाजपा की नहीं है, आम आदमी पार्टी के अपने नेता विधायक जिनको कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को उन्हें निकालना पड़ा, बिन्नी साहब जिन्होंने धरना देने की शुरुआत की, अनशन की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने कहा कि अन्ना के कहने पे वो अनशन नहीं कर रहे। उन्होंने क्या कहा, बिन्नी ने खुद क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अपने बुजुर्ग लोगों की बात मानना, समझदारी को मानना, कोई ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसा रवैया है कि गलत है। हमें एक मैसेज देना था, दिल्ली के लोगों को जागरूक करना था, क्योंकि इस देश में अब तक अनशन से बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है। हमेशा अनशन करके चौथे 5वें दिन वो खत्म हो जाता है, 7वें दिन 10वें दिन खत्म हो जाता है, और मैं अनशन पे 10 दिन 8 दिन बैठ सकता था, लेकिन इसके बाद इस जनता को क्या मिलता, इस देश के लोगों को क्या मिलता। मुझे अब इसके ऊपर काम ये कि 10 दिन का हमें समय दिया है, लोग अब इसकी सराहना करेंगे। हमने 10 दिन और समय दिया सरकार को, सरकार अपना काम करे। अगर उसके बाद भी ये नहीं मानते तो हम आंदोलन का रूप बदलेंगे और देशव्यापी पूरे देश में इसको लेकर आंदोलन चलाएंगे। 10 दिन के बाद हम एक देशव्यापी आंदोलन करेंगे, पूरे देश में इनकी जो पॉलिसीज है, जो इनकी कथनी और करनी में फर्क है, उसको उजागर करेंगे। अब सिर्फ दिल्ली नहीं, देश भर में उनके कारनामों को उजागर करेंगे। केजरीवाल साहब खुद क्या बोल रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री बिन्नी पे, उन्होंने क्या कहा वो आप सुन ले।
बिन्नी धरने पे बैठे हैं और साथ ही साथ दावा कर रहे हैं कि कई और पार्टी के विधायक हैं जो कि उनके साथ संपर्क में है। अब सरकार भी अल्पमत में आ गई है एक तरीके से। अच्छा, चलो ठीक है, देख लेंगे। हमें कौन सी सरकार बचाने की राजनीति थोड़ी करनी है। रमन मलिक साहब, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे केजरीवाल पर। मैं कहा हमें जबान में हड्डी नहीं होती साहब, फिसल जाती है। सत्य अपने आप सामने आ गया। इनका राजनीतिक लक्ष्य ये है कि आज सरकार इनसे चल नहीं रही है और सामने सरकार चलानी पड़ी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए थे, वादों से पलटना भी पड़ा और सरकार इन्होंने चलानी है नहीं, कुछ करना है नहीं। गालियां दे सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं, उसके अलावा इनको आता नहीं है कुछ करना। जिस आम आदमी की बात करते थे, आज उसी आम आदमी को इन्होंने त्रस्त कर दिया हुआ है। मैं ये पूछना चाहूँगा इनसे, जब ये धरने पे बैठे थे तो क्या इन्होंने ये सोचा था कि जो बच्चे स्कूल जा रहे होंगे या यूनिवर्सिटी जा रहे होंगे, एग्ज़ाम्स के दिन हैं या एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनका क्या हो रहा होगा? कुछ नहीं सोचा। उसके अलावा जब बिन्नी साहब का प्रकरण पहली बारी हुआ था तब उनकी कुछ और टिप्पणी आई थी, बाद में कुछ और आई, आज कुछ और आई। आज अगर आप इस चीज को बैक साइड में देखें तो ये सारा किस्सा आपको सामने आएगा कि इनका उद्देश्य ये है कि ये ने सरकार बनानी नहीं थी, मुसीबत में फंस गए, बनानी पड़ी क्योंकि आला कमान का आ गया संदेश कि बनाओ। उसके बाद इन्होंने करा क्या है कि जी इस टाइम पे जो कुछ कर सकते हैं करेंगे, किसी भी तरीके से आचार संहिता लगने तक इन्होंने यही ड्रामा करते रहना है। उसके बाद बोलेंगे जी आचार संहिता लग गई, ये हो गया, वो हो गया, फिर टाइम काटेंगे। तो ये टाइम काटने और अपने जो अपनी इनकॉम्पिटेंस है उसको किसी और के सर पे डालने की एक जद्दोजहद इनकी चल रही है। चलिए उपेंद्र जी, एक लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि वो सरकार कह रहे हैं कि हम चलाने की सियासत नहीं कर रहे, अपनी पार्टी के विधायक को निकालना पड़ गया उनको। क्या कुल मिलाकर के जो स्थिति है इस वक्त, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल सरकार चलाने से भाग रहे हैं, या आपको लगता है कि ये किसी एक बड़े राजनीतिक रणनीति के हिस्सा के तहत वो काम कर रहे हैं इस वक्त? अभी देखिए, उनकी एक तो रणनीति ये है कि हम कुछ ऐसा करते रहे हैं जिसका लाभ हमारे उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव में मिले, लेकिन लोग देखेंगे कि आप क्या करते हैं, अब क्या वादे कर रहे हैं। हो सकता है उल्टा हो जाए। इसे जो गणतंत्र दिवस के पिछले सप्ताह में जो उन्होंने किया तो ये उल्टा पड़ गया, लेकिन इनको लग रहा था कि ये करेंगे, पूरे देश की नज़र हमारे ऊपर रहेगी, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की खबर रहेगी, नज़र रहेगी। क्योंकि गणतंत्र दिवस को डिस्टर्ब करने का मतलब क्या होता है कि पूरी दुनिया देखती कि कैसे गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडिया गेट, बोट क्लब, राष्ट्रपति भवन को जाम कर दिया गया। एनीवे, लेकिन जहाँ तक ये है कि सरकार चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बोट क्लब का, रेल भवन के सामने का जो अपना धरना हटाया, उससे साफ लग रहा है कि इनको सरकार चले जाने की चिंता थी। क्योंकि 23 तारीख को उस जगह को सेना को सुपुर्द किया जाना था ड्रेस रिहर्सल के लिए, फिर उसके लिए 26 जनवरी के कार्यक्रम के आयोजन के लिए। तो इनको लग गया कि अब है कि हमारी सरकार चली जाएगी। अब सरकार को बचाने के लिए उन्होंने फेस सेविंग लिया, छुट्टी पर भेज दिया गया जी, बस हम विथड्रॉ कर रहे हैं। पहले इनका सस्पेंशन का था, सस्पेंशन के बाद ट्रांसफ़र पर आ गया, वो भी 5 के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे थे, अंत में 2 के खिलाफ हुआ, 2 में भी 1 के खिलाफ हुआ। मुख्य रूप से समझिए, पता नहीं ये कोई जूनियर पीसीआर में बैठा। तो आप कह रहे हैं कि सरकार चलाना चाहते हैं, ये सरकार चली जाएगी, इस डर से इन्होंने अपना एजिटेशन विथड्रॉ कर लिया। इसलिए हमको लगता है कि ये सरकार चलाना परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कर पा रही है। ये परफॉर्म करने से ज्यादा इनकी चिंता ये है कि सरकार में रह करके कुछ ऐसा करो जिससे कि हमें पूरे देश में बहुत हमारा जाए। तो एक अभी हमें लगता है कि जिस तरह का इन्होंने किया रेल भवन में, ये ट्रेलर था। एक बड़ा आंदोलन और एक करेंगे जन लोकपाल के इशू पर। ये जो जन लोक आयुक्त कानून जो दिल्ली का बनना है, उसमें केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की जरूरत पड़ती है। तो ये केंद्र सरकार के पास भेजेंगे अनुमति मांगने के लिए और उसको डेडलाइन देंगे, कितनी तारीख तक दो हमको। अभी इनकी पूरी जो इनकी रणनीति है वो लोकसभा चुनाव, तो ये जो सरकार को लेके है, दिल्ली के जनता को
तो इसलिए मैंने पहले कहा सरकार मिले वो नहीं है, इसीलिए तो मैंने कहा कि इनकी प्राथमिकता बदल गई। अगर इनकी प्राथमिकता दिल्ली रहती तो कुछ बेहतर करते हैं। और अभी हमको लगता है सरकार के पद पर आकर के ये अपने लिए और ज्यादा वोट जुगाड़ने का जरूर कुछ न कुछ एजिटेशन करेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ जी उपेंद्र भाई जो बात कह रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जन लोकपाल, क्योंकि आपको मालूम है कि ये संसद का आखिरी सत्र है और आखिरी सप्ताह में लगभग आचार संहिता लगने की संभावना बन रही है और इस दौरान ये बहुत अच्छा इशारा है कि जन लोकपाल को लेकर एक बार फिर आंदोलन की रणनीति अपनाकर और वो जिस प्रकार सत्ता में अपने आप को एक तरह से दिखाना चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें करने नहीं दिया जा रहा। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है, ये आप बेसिकली इसमें आपको इसका साफ उदाहरण है जी। इसका साफ उदाहरण ये है कि अगर आप देखें कि इन्होंने जो किया है वो सब्सिडी के खिलाफ पहले बोलते रहे कि ये पिछले दरवाजे से हम वहां पर करप्शन का अड्डा है, भ्रष्टाचार का अड्डा है, शीला सरकार पर आरोप था। उसी सब्सिडी का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने 3 महीने के लिए जो थोड़ी राहत दी है, लोगों को भरमाया है, वो 3 महीने के लिए। ये 3 महीने का क्या आंकड़ा है? अगर 5 साल की सरकार है तो आप फिर उपेंद्र जी के बात से सहमत है कि उनकी पूरी रणनीति जो है वो बदल गया है करने का उनका उद्देश्य है जी। एक चीज और मैं ऐड करूंगा इसमें कि अगर जन लोकपाल की इतनी चिंता है तो जो चौहान साहब को इंडाइट करा था लोकपाल ने दिल्ली के, आज तक उस पे क्यों नहीं कुछ हुआ? बिल्कुल वो ये बात तो वो जो इंडाइट हो चुका है इसके अतिरिक्त आप क्यों नहीं पकड़ते हैं? उसको आगे करें, उसके आधार पर अगर आप देखें कि इन्होंने जितने भी अब तक के जितने भी इनके कदम हैं वो सब के सब ऐसे हैं जिससे ये 1 महीने, आपने जैसे कहा ना, अभी 30 दिन में अगर आप पूरा मीडिया उठाकर देखें, चाहे अखबार उठाकर देखें, मीडिया पर छाया रहना, और मीडिया ने भी उनको पूरी कवरेज दी है। इस बात के लिए मुझे क्षमा करेंगे आप दिलीप जी कि हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनकी कार्यप्रणाली पर भी आज प्रश्न चिन्ह इनकी वजह से लगा है। इनको इतनी हिम्मत इसीलिए हुई क्योंकि इनके पास बड़े बड़े ग्रुप वो पहुंचे हैं जिन्होंने इनको कुछ नहीं से कहां पर पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन चलिए पुष्पेंद्र, हमारे पास समय कम है इस बहस के लिए, लेकिन आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि जो स्थिति इस वक्त अरविंद केजरीवाल की 30 दिनों में है दिल्ली सरकार की, इस 30 दिनों के बाद अगर उनकी ये स्थिति है तो लोकसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार किस तरह से लोगों का भरोसा जीत पाएंगे? क्या जीत पाएंगे भरोसा? दिलीप, एक चीज बिल्कुल साफ है कि दिल्ली में जो 30 दिन में सरकार चली है, देखें आप चाहें ये जन लोकपाल का कोई आंदोलन कर लें, धरना कर लें, प्रदर्शन कर लें, इस देश की जनता ने जितने धरना प्रदर्शन में इनका साथ देना था साथ दिया, इनको जीते, इनको सरकार में बैठे, सरकार बनने पर भी इन्होंने कहा कि वो करप्ट पार्टी जो दुनिया की सबसे करप्ट पार्टी है उससे समर्थन के बावजूद भी दिल्ली के लोगों ने कहा कि चलो सरकार चलने दो। लेकिन आप हर बात धरने के नाम पे, अव्यवस्था फैलाने के नाम पे, जगलरी करने के नाम पे, प्रदर्शन करने के नाम पे आप सरकार चलाने से बच रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो इनका तथाकथित रथ जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था वो दिल्ली में इनके अपने विधायक ने सवाल खड़े करने से हुआ। इसमें बीजेपी पार्टी ने कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की और कांग्रेस पार्टी ने इनके साथ कोई ऐसा नहीं किया कि साहब समर्थन वापस ले लिया। लिहाजा बार बार इनका यह तर्क कि हमें सरकार चलाने नहीं दे रहे, ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस पार्टी ने कहीं इनके सरकार चलाने को रोका है। सवाल इनके सामने खड़ा यह हो गया है कि जिस दिल्ली के ये पटल पे आए थे वहीं ये पिट गए हैं, और जिस तरीके से यकायक रातों रात पूरे देश में यहां भी चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा लड़ेंगे, 400 लड़ेंगे, मैं समझता हूं कि तमाम हवाई दावे धरे रह गए हैं। दिल्ली की सरकार को ये बांध नहीं पा रहे हैं और यहां की नाकामी पूरा देश देख रहा है। मुझे लगता है वो लोग गलतफहमी में हैं और वो पार्टियां गलतफहमी में जो इनको किसी वजह से आगे बढ़ा रही हैं। ये दिल्ली के अंदर यही समाप्त होंगे। अभी जितने दिन सरकार चलेगी, केजरीवाल को कोई दुश्मन नहीं चाहिए। केजरीवाल की पार्टी और केजरीवाल के अंदर तथा कथित बहुत से इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारे पत्रकार जो रातों रात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए उसमें गए हैं, यही इसको डुबाएंगे। चलिए फिलहाल एक वक्त है छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं और चर्चा करेंगे बिहार में नए राजनीतिक समीकरण के बारे में।